शाम के लगभग 8 बजे का वक्त था। पहाड़ी से पीछे की तरफ बने हुए रतनपुर गांव के मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने में व्यस्त थे। अंधेरे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। हवाएं कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही थी और पीपल के पत्तों की आ रही तेज आवाज एक भयानक सा माहौल पैदा कर रही थी। रतनपुर गांव कुछ ज्यादा आबादी वाला नहीं था। कुल मिलाकर गांव में 15 से 20 परिवार रहा करते थे, लेकिन गांव में सुख शांति थी। लोगों के अंदर आपस में प्रेम था और गांव के बच्चे देर रात तक मोहल्ले के बीच खेला करते थे। लेकिन आज तक गांव में किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन आज की रात गांव का मौसम जिस तरह से बदला था वो कुछ अलग था। गांव के लोगों को लग रहा था जैसे ये हवाएं नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ तो है जो बाकी दिनों से अलग है। और इसीलिए मोहल्ले के बीचों बीच खेल रही पिंकी, गुड़िया, पप्पू और रानी, इन चारों बच्चों को इनके माँ बाप आवाज देकर बुला रहे थे। लेकिन ये बच्चे खेलने में इतने व्यस्त थे कि इन्हें अपने माँ बाप की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। पप्पू, तुझे पता है ये जो हमारे गांव का चौक है ना, इसके सामने गली में जो घर है वो अंदर से बहुत सुंदर है, लेकिन उस घर में तो कोई रहता ही नहीं। तुझे कैसे पता वो घर बहुत सुंदर है? अरे मेरे पापा ने मुझे बताया था। पहले जमाने में ना ये राजा का घर हुआ करता था। मुझे भी राजा का घर देखना है, कैसा होता है। लेकिन उस घर पर तो ताला लगा हुआ है, उस घर के अंदर कोई नहीं जा सकता। बस मंदिर के पुजारी जी है, वो उसकी साफ सफाई करवाने के लिए जाते हैं कभी कभी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा कह रहे थे, क्योंकि उस घर के पीछे वाली दीवार है ना, वो अब टूटने वाली है और वहाँ पर एक दरवाजा भी है, वहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। अरे लेकिन उस दरवाजे पर भी तो ताला लगा होगा ना। जब वो घर कभी नहीं खुलता तो पीछे वाला दरवाजा खुला कैसे रह सकता है? अरे मैं बता रही हूँ ना, दीवार टूट गई है तो दरवाजा कमजोर हो गया है और पुजारी जी ने अभी तक ठीक नहीं करवाया। हम चाहे तो वहाँ से जा सकते हैं अंदर। चलो ना, चलकर देखते हैं कि राजा का घर कैसा होता है। लेकिन अभी तो वहाँ पर अंधेरा होगा, इतनी तेज हवा चल रही है, गाँव की लाइट भी तो चली गई है। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक लाइटर है, हम उसकी रोशनी में अंदर चले जाएंगे। और इतना कहकर चारों बच्चे उस घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो बच्चे उस घर के पीछे के हिस्से की तरफ पहुंचे और उन्होंने उस दरवाजे को हाथ लगाया, उस गांव में चल रही हवाएं कुछ ज्यादा जोर से चलने लगी। आसमान में जोर से बिजली कड़की और बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर वो चारों बच्चे बुरी तरह से सहम गए। मुझे लगता है हमें वापस घर चलना चाहिए। देखो ना, कितने जोर से आंधी चल रही है और माँ भी कब से आवाज दे रही है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो राजा का घर देखकर ही जाएंगे ना। गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो इस दरवाजे को धक्का देते हैं। वो सारे बच्चे मिलकर उस घर के पिछले हिस्से के दरवाजे को धक्का मार देते हैं। लेकिन धक्का मारते ही एक बहुत ही भयानक चीखने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और चारों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। पिंकी के घर उसकी माँ राधिका और पापा रमेश उसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। पिंकी बेटा, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी, लेकिन तुमने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। देखो बेटा, आज गांव का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा और जब भी मौसम खराब हो ना तो जल्दी घर पर वापस आ जाया करो। लेकिन पिंकी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसे अपने माँ बाप की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पिंकी को कोई जवाब ना देता हुआ देखकर राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही राधिका ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा, राधिका ने पलटकर बड़े ही भयानक अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो रही थी। राधिका एक बार के लिए घबरा गई। पिंकी बेटा, क्या हुआ है तुझे? और ये तेरी आंखें? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। अरे बेटा, लेकिन अभी तक तूने खाना भी नहीं खाया है, खाना तो खा ले बेटा। ठीक है माँ, मुझे खाना दे दो।
राधिका ने खाने की थाली पिंकी के आगे सरका दी। देख, आज ना तेरी पसंद की दाल बनी है। इस दाल के साथ तो तुम पूरी 2 रोटी खा लेती है ना? लेकिन पिंकी ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। देखते ही देखते पिंकी ने दोनों रोटियां खत्म कर दी। अरे क्या बात है, ऐसा लगता है कि आज तो हमारी बिटिया को दाल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। और रोटी चाहिए? अरे भाई, अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है? इतनी देर तक खेल कर आई है, थक गई होगी, इसे 1 रोटी और दे दो। देखते ही देखते पिंकी ने वो रोटी भी खत्म कर दी। वो और रोटियां मांगने लगी। पिंकी बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। अरे अरे राधिका, परेशान मत हो, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। और अरे उसे और रोटी दे दो, चलो। ऐसा करते करते पिंकी वहां बैठे बैठे रोटियां खाती गई और खाते खाते उसने लगभग 10 रोटियां खत्म कर दी। ये देखकर अब राधिका और रमेश को अजीब सी घबराहट होने लगी। अरे अरे पिंकी बेटा, चल अब हम सोने चलते हैं, बहुत रात हो गई है ना। रमेश पिंकी को उसके कमरे में सुलाकर बाहर आ जाता है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? पिंकी तो मुश्किल से बस 2 रोटी खाती है, लेकिन आज तो उसने 10 रोटियां खत्म कर दी। हाँ, कुछ अजीब सा मुझे भी लगा, लेकिन हमें लगता है उससे सुबह बात करनी चाहिए। पप्पू के घर पर पप्पू के माँ अश्विनी और पापा कैलाश भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देख पप्पू, मैंने तुझे बहुत बार समझाया, अरे ऐसे आधी आधी रात तक गांव के चौक पर खेलना ठीक नहीं है। तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। इतना खराब मौसम हो रहा था और तेरे पापा ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम लोग बेटा? कहाँ थे का क्या मतलब? हम लोग भी पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। पप्पू ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि अश्विनी और कैलाश की सांसें अटक गई। क्या मतलब? तो पीपल के पेड़ पर उल्टे लटकी हुई थी? मतलब क्या होता है? जो कर रहे थे वही तो बता रहा हूँ। अब जल्दी से मुझे 1 गिलास पानी दो। अरे तू आज किस तरह से बात कर रहा है? इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी चाहिए। अश्विनी ने पानी का गिलास पप्पू की तरफ बढ़ा दिया। पप्पू ने पानी पिया और गिलास को वापस रखकर अपने कमरे में चला गया। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, थोड़ी लगाम लगाओ इसके ऊपर। लेकिन अश्विनी ने जैसे ही पप्पू के रखे हुए पानी के गिलास को उठाकर अंदर रखने की कोशिश की, एकदम से गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और अश्विनी की चीख उस घर में गूंजने लगी। अरे क्या हुआ? अश्विनी ने अपना हाथ कैलाश को दिखाया जो अब जल चुका था और उस पर फफोले पड़ गए थे। अरे ये क्या हुआ अश्विनी, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पप्पू ने इस ग्लास में पानी पिया था और उसके बाद ये ग्लास किसी अंगारे की तरह दहक रहा है। आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ गलत हो चुका है? उधर पप्पू अपने कमरे में दीवार पर बिना किसी सहारे के चल रहा था। पप्पू के कमरे का माहौल कुछ अजीब था। पप्पू की आंखें बाहर निकल आई थी, लेकिन उसके माँ बाप इस बात से बिल्कुल अनजान थे। रानी के घर पर उसकी माँ सुकन्या और पापा राघव दोनों ही रानी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रानी ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, वैसे ही उस घर में जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे ये क्या? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाज़ तो बहुत ही डरावनी है सुकन्या, जैसे गांव में कोई जंगली जानवर घुस आया हो। और रानी, तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी? रानी ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए सुकन्या के चेहरे की तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए वह छत की तरफ जाने लगी। रानी कहाँ जा रही हो तुम? आखिर ये गांव में आज हो क्या रहा है? पहले ये डरावना तूफान और अब जानवरों की आवाजें। मैं पड़ोस वाले रामू से पूछ कर आता हूँ।
पागल हो गए हो क्या? मुझे तो कुछ आज वैसे ही ठीक नहीं लग रहा और तुम्हें बाहर जाना है। लेकिन ये जंगली जानवरों की आवाजें कैसी हैं? तभी अचानक से राघव और सुकन्या को अपने घर की छत से भी वही भयानक आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। ये क्या हुआ? अभी अभी हमारी बेटी रानी छत पर गई है। हे भगवान, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। वो दोनों भागते हुए छत पर जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। रानी के मुंह से बड़े बड़े दांत निकल आए थे और वो बड़े ही भयानक तरीके से छत पर यहाँ से वहां छलांगे मार रही थी। हे भगवान, ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? लगता है जैसे किसी बुरी आत्मा का साया इसके ऊपर आ गया है। गुड़िया के घर पर गुड़िया की माँ और पापा यानी कि सुदेश और कावेरी गुड़िया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें अपने घर में एक लाल रंग का धुआं भरते हुए नजर आने लगा। अरे ये क्या? ये हमारे घर में धुआं कैसा है? सुदेश और कावेरी जोर जोर से खांसने लगे। तभी अचानक उनकी नजर घर के दरवाजे की तरफ पड़ी, जहां पर एक भयानक सा दिखने वाला साया खड़ा हुआ था। सुदेश और कावेरी के होश उड़ गए। कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? पापा, आपने अपनी बेटी को भी नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी गुड़िया हूँ। और इतना कहकर गुड़िया बड़े ही भयानक अंदाज में जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसने की आवाजें बेहद ही डरावनी और दिल दहलाने वाली थी। ये हमारी बच्ची को क्या हो गया है? चारों तरफ अजीब सा माहौल है। गुड़िया, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं आपकी गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक बुरी आत्मा हूँ, एक बुरा साया जो इस पूरे गांव को निगल जाएगा। और इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे से गुड़िया के हंसने की आवाजें रानी के घर से आने वाली जानवरों की आवाजें तेज होने लगती है और देखते ही देखते गांव में अजीबोगरीब शक्ल के दिखने वाले भयानक साए नजर आने लगते हैं। गांव के लोग इन आवाजों को सुनकर बाहर निकल आते हैं। गुड़िया, पिंकी, पप्पू और रानी ये चारों भी गांव के चौक पर आकर खड़े हो जाते हैं। गांव के सभी लोगों की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर हमारे बच्चों को हुआ क्या है? हमारे गांव का माहौल इतना सुख शांति से भरा हुआ था, अचानक ये सब क्या हो गया? हमें पंडित जी को बुला लेना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। पता नहीं हमारे बच्चों के साथ किसी ने कुछ कर दिया है। अरे हमें कुछ तो करना होगा। ये डरावने साए हमारे पूरे गांव को खत्म कर देंगे। इससे पहले कि पंडित जी वहां पर आते, देखते ही देखते वो डरावने साए गायब हो जाते हैं और साथ में ही वो चारों बच्चे भी गायब हो जाते हैं और गांव में मातम का माहौल हो जाता है। लोगों के रोने पीटने की आवाजें आती हैं, चारों तरफ सुनाई देने लगती है, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आते। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गांव के सब लोग पंडित जी के साथ उस पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां पर बच्चे खेलने के लिए गए थे। पंडित जी, इस घर की वजह से ही सब कुछ हुआ है। कल रात को बच्चे यहीं पर खेलने आए थे। इस घर के पिछले दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि जिस अनर्थ का हमें डर था वही हुआ है। कैसा अनर्थ पंडित जी? मैंने वर्षों से इस घर के अंदर बुरी आत्मा को बांध कर रखा था, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है और हमारे गांव के बच्चों को भी अपने साथ ले जा चुकी है। नहीं 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 पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए, बचा लीजिए।
हाँ पंडित जी, अगर हमारे बच्चे वापस नहीं आए तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे लेकिन पंडित जी, ये कौन सी बुरी आत्माएं हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्षों पहले इस गांव में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली थी और उस बीमारी के चलते कई लोग रातों रात मर गए थे। उन लोगों के बुरे साए इस गांव में भटक रहे हैं, जिन्हें तंत्र मंत्र की मदद से मैंने इस घर के अंदर बंद करके रखा था। इस घर के पीछे की दीवार टूट गई थी और मैं उससे ठीक करवाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक बच्चों ने इसे खोलकर इस अनर्थ को न्योता दे दिया। लेकिन अब क्या होगा पंडित जी? क्या हमारे बच्चे वापस कभी नहीं आएंगे? और पंडित जी, आखिर हम ऐसा क्या करें? कुछ नहीं, बस हम सबको उस घर के अंदर जाकर उन आत्माओं का आह्वान करना होगा। गांव के सब लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन बच्चों को वापस लाने की बात की वजह से वो सब उस घर के अंदर जाते हैं और पंडित जी के बताए अनुसार चारों तरफ घर में लाल रंग का सिंदूर बिखेर देते हैं। देखते ही देखते उस घर के अंदर एक लाल और काले रंग का धुआं भरने लगता है और वो बुरे साए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये आवाजें कितनी भयानक हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस जैसे ही इशारा करूं, आप सब लोग यहाँ से बाहर भाग जाना। धीरे धीरे बुरे साए उस घर के बीचों बीच आकर जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। साथ में वो चारों बच्चे भी थे। पंडित जी के कहने पर उन चारों बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को उठाया और घर से बाहर निकल गए और देखते ही देखते वो साए फिर से उस घर के अंदर कैद हो गए और रतनपुर गांव एक बार फिर से पहले की तरह हो गया। लेकिन उस घटना के बाद किसी ने भी उस घर के आसपास जाने की या उस घर के तालों को खोलने की हिम्मत कभी भी नहीं की।